देखिए, बात करेंगे डीजल इंजन की। आपने ऑटो इंजन पढ़ा होगा, याद है? तैयार है? क्या होता है उसमें? ऑटो इंजन में क्या था, पहले समझ लीजिएगा कि भाई उसमें जो आपका सिलेंडर था उसमें दो वाल्व थी। एक वाल्व इस हमने बनाया दूसरी तरीके से था और एक वाल्व इधर था। वाल्व का मतलब क्या होता है? वाल्व का मतलब क्या होता है? कहने पर था क्या होता है थोड़ी मालूम है। वाल्व क्या करता है? वन साइडेड फ्लो करता है, ये वाल्व होता है। जैसे हार्ट में कुछ वाल्व होते हैं, अब हमको नंबर नहीं मालूम, तो एक साइड ऑफ ब्लड को पंप करेंगे, ठीक है। एक वाल्व से क्या होता था, यहाँ से एयर और पेट्रोल का मिक्सर अंदर आता था, याद है ना? एयर और पेट्रोल का मिक्सर यहाँ पर आता था। और ये आपका पिस्टन था मतलब है, होता है। ये पिस्टन था और पिस्टन को इस प्रकार से ऊपर नीचे करते थे। और इसके बाद जब यहाँ पर वर्क हो जाता था, और हमने कहा था कि पिस्टन के नीचे साइड में क्या लगा होता है? टायर लगा होता है, चेन नहीं लगा होता है। एक एक एक, एक इस प्रकार से एक रॉड लगी होती है, और रॉड का संबंध एक पहिए से होता है ना। ये ऐसे था कुछ, है ना? पिक्चर किताब में दी हुई है। और जब यहाँ पर धुआं बच जाता था, तो यहाँ पर एक ये जो वाल्व था, इससे ये एग्जॉस्ट हो जाती थी, बाहर निकल जाती थी। ये ऑटो इंजन में था। ऑटो इंजन की जो इफिशियंसी थी वो ज़्यादा नहीं थी, 50-55% के आसपास थी, 1% के आसपास इफिशियंसी थी। तो इफिशियंसी बहुत कम थी। तो मिस्टर डीजल साहब ने सोचा कि एक ऐसा इंजन बनाया जाए कि जिसकी इफिशियंसी थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सेम यही लगभग था इसमें। एक तो उन्होंने चेंज किया, यहाँ पर एक वाल्व और लगाया। पहली चीज़ तो एक वाल्व, 3 वाल्व इसमें होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एयर और पेट्रोल का जो मिक्सर था वो कंप्रेस किया जाता था, ठीक है। और ये ऑटो इंजन और डीजल इंजन, ऑटो इंजन और डीजल इंजन में, ये डीजल नाम है, डीजल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम से डीजल इंजन बना है। अब बोले जो डीजल हम लोग यूज़ करते हैं उन्हीं के नाम से होगा, क्योंकि उनके इंजन में वो फ्यूल यूज़ होता था, तो उस फ्यूल का नाम उनके ऑनर में डीजल रख दिया होगा, ठीक है। वरना अगर बनाते तो उसका पेट्रोल और डीजल का नाम रखा था एपी। कोई जाता अगर एपी डाल दो इसमें, मोटरसाइकिल में, बुलेट में। तो ऑटो इंजन में क्या होता था, इसमें ये 1876 में बना था और ये 1900 में बना था। उससे खैर मतलब नहीं वर्किंग से। इसमें आपको ध्यान हो, इसमें वी कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते थे। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आपको याद हो, जहाँ अब आप अगर ग्राफ आपको याद हो इस ये वाले इंजन का, तो ग्राफ ऐसे था, ठीक है, फिर ऐसे था। जब हीट निकल रही थी उसमें ऐसे गया था ग्राफ, याद है? यहाँ हीट जब यूज हमने की थी, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और फिर ऐसे आए थे, और फिर यहाँ पर जब हीट एग्जॉस्ट हो रही, तो वॉल्यूम कांस्टेंट था, याद है ना? यानी कि हीट यूज करते वक्त और हीट निकालते वक्त उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। और बहुत हाई प्रेशर, तकरीबन 38 एटमॉस्फेयर तक ये इनका जो होता है डीजल साहब का इंजन, वो जो है बियर कर सकता है ये, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं डीजल इंजन में, इसमें पेट्रोल और एयर कुछ नहीं लेते, पेट्रोल नहीं लेते, केवल एयर कंप्रेस करते हैं। अच्छा, वहाँ पर एक स्पार्क प्लग था, यहाँ स्पार्क प्लग नहीं होता है, बस सावधान। हम करते क्या हैं, हम मतलब डीजल साहब करते क्या थे, हम तो उनको जो करते थे वो हम बता रहे हैं, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, इस पिस्टन को आगे बढ़ाया, जैसे वो डॉक्टर वाली सिरेंज होती है, उसको ऐसे बढ़ाया तो क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यहाँ से एयर अंदर आ रही है, इससे एयर अंदर आ रही, एक वाल्व है। तो उसको बढ़ाया, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया, एयर यहाँ भर गई। एयर भर के हमने धीरे 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 इसको प्रेस किया, ठीक है। तो इसको धीरे 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 प्रेस करेंगे, अब वो तो है नहीं सिरेंज हमारे पास, कौन 15 रुपये खर्च करे। धीरे धीरे प्रेस करेंगे तो कंप्रेशन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा भाई। एयर इसमें भरी हुई है और आप उसको एयर को दबा रहे हो, एयर बाहर निकल नहीं पा रही है, तो एयर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाती है, बहुत हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जब गर्म एयर होती है तब इस वाले वाल्व से हम पेट्रोल अंदर डाल देते हैं, ये सॉरी डीजल डाल देते हैं अंदर,
तो डीजल चूंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो डीजल जैसे आता है वैसे जल जाता है, ठीक है। डीजल तब जलता है, यानी प्रेशराइज किसको किया गया, एयर को। ऑटो में किसको प्रेशराइज किया गया था, एयर और पेट्रोल के मिक्सर को। तो एयर और पेट्रोल के मिक्सर को प्रेशराइज करने से उस इंजन में ब्लास्ट होने के चांसेस थे, लेकिन यहाँ पर ब्लास्ट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि प्रेशराइज किसको कर रहे हो आप, केवल एयर है, मतलब कोई जलने वाली चीज़ उसमें है ही नहीं। और जब ये बहुत प्रेशराइज हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, वहाँ पर स्पार्क प्लग था जो जलता रहता था, यहाँ पर स्पार्क प्लग नहीं होता है। यहाँ ये हीट इतनी गर्म हो जाती है जो है गैस, तो यहाँ से जब पेट्रोल डालते हैं तब जाके यहाँ डीजल डालते हैं तो ये ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ब्लास्ट हो गया तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो ये पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा तो ये जो रॉड लगी है ना, रॉड को नीचे धक्का मारेगा, रॉड को धक्का मारेगा तो ये पहिया घूमेगा, पहिया घूमेगा तो पहिए से घूमने से हमने अपनी गाड़ी के पहिए को जोड़ रखा है तो गाड़ी का पहिया घूमता है, ठीक। इसके बाद ये पिस्टन अंदर जाएगा, क्योंकि पहिया घूमते 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 ऐसे आएगा तो रॉड ऊपर जाएगी ना, तो ये अंदर जाएगा तो यहाँ पर ऑलरेडी धुआं है, तो धुआं भी एग्जॉस्ट जो वाल्व है इससे बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर 3 वाल्व होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी कहानी लिख ली जाए, फिर इसका ग्राफ समझाया जाए। देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो इंजन वाज लो, इसको बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो इंजन वाज लो, सो डीजल वाज dissatisfied, diesel was dissatisfied with its low efficiency, diesel was dissatisfied with its low deficiency, ये क्या बोल रहा हूँ, efficiency, low efficiency, so he designed a new type of engine, so he designed a new type of engine named diesel engine, it was ideal form of internal combustion engine, मतलब बहुत आइडियल फार्म इनके इंजन को माना जाता है। और आज की डेट में जो डीजल इंजन होते हैं, जो गाड़ियाँ डीजल इंजन चलती हैं, उनकी पावर ज़्यादा होती है, ठीक है, या ज़्यादा पावर की गाड़ियाँ ज़्यादातर आप देखेंगे डीजल इंजन चलती हैं। पेट्रोल वाली भी चलती हैं, जैसे हमारी केटन है छोटी सी छुटकी, तो सबसे छोटी गाड़ी हमारे कॉलेज में हमारी है, ठीक है। तो हमसे टीचर कहते हैं आप ले लो, हमको देखो एक बात बताओ, हमने ले लिए गाड़ी और तुम फिर उससे महंगी ले आए तो हमारी फिर छोटी हो गई। तो जब सब लोग खरीद लेंगे और महंगी और महंगी और महंगी, और ये बता देंगे कि अब इससे महंगी आप गाड़ी नहीं लोगे तो हम उससे महंगी ले आएंगे 2-4 रुपया, तो हमारी गाड़ी बड़ी हो जाएगी। अभी उसको छोटी रहती, तो छोटी ही रहनी है तो फिर सबसे छोटी रहे। तो उसमें तो पेट्रोल होता है, तो आप जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखेंगे उसमें फ्यूल का वो क्या डाला जाता है, डीजल इंजन उसमें होता है। इसका मतलब डीजल इंजन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। क्या लिखा, कमर्शियल इंजन लिखा, ही डिज़ाइंड अ सिलेंडर, इसमें जो सिलेंडर लगता है वो ऐसा डिज़ाइन किया गया, विच कैन बियर अ मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 34 एटमॉस्फेयर, 34 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक वो बियर कर सकता है, विच कैन बियर अ मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 34 एटमॉस्फेयर। अब चूंकि यहाँ पर केवल एयर प्रेशराइज की जाती है, यहाँ पर कोई जलने वाली चीज़ नहीं होती। जब बहुत एयर प्रेशराइज हो जाती, प्रेशर हो जाता है बहुत ज़्यादा, यहाँ दब गई एयर, बहुत गर्म हो गई, तब जाके हम डीजल उसमें छिड़क देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक्सप्लोजन होने का डर नहीं रहता है। तो लिखिए, देयर वॉज नो फियर ऑफ एक्सप्लोजन, देयर वॉज नो फियर ऑफ एक्सप्लोजन because only air is compressed, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन डीजल इंजन देयर आर 3 valves, ये नाम लिखे दे रहे हैं, एक वाल्व ए है, एक वाल्व ओ है और एक वाल्व ई है।
अब इसलिए बुक में देख के लिख रहे हैं क्योंकि हम पिक्चर इसमें लगाएंगे, वीडियो में पिक्चर लगाएंगे और आप पिक्चर बनाएंगे इसकी, ठीक है। तो उसमें वो नाम लिखा होगा ना। देयर आर 3 वाल्व, इनलेट वाल्व ए, इनलेट वाल्व ए, इनलेट वाल्व ए मतलब होता है, इनलेट मतलब अंदर की ओर जो खींचता है, यानी कि यहां से अंदर कौन जाएगा, एयर जाएगी, एयर जाएगी। इनलेट वाल्व ए कॉमा ऑयल सप्लाई वाल्व ओ, ऑयल सप्लाई जिससे होगी। अब आप कहेंगे डी माना चाहिए, डीजल सप्लाई, अरे वो ऑयल ही तो है। ऑयल सप्लाई वाल्व ओ एंड एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, बाहर करना, ठीक है। एग्जॉस्ट वाल्व ई, द इंजन वर्क्स ऑन द 4 स्ट्रोक प्रिंसिपल, द इंजन वर्क्स ऑन द 4 स्ट्रोक प्रिंसिपल। ठीक है। अब इसमें कुछ आइडियल कंडीशंस मानी गई हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, देयर आर सम आइडियल कंडीशंस, देयर आर सम आइडियल कंडीशंस दैट, नंबर 1 लिखिए, द वर्किंग सब्सटेंस इज एयर, द वर्किंग सब्सटेंस इज एयर and behaves like a perfect gas, and behaves like a perfect gas। वर्किंग सब्सटेंस में एयर है और वो एक परफेक्ट गैस तरह बिहेव करती है। परफेक्ट गैस जानते हो, व्हाट इज परफेक्ट गैस? किस गैस को परफेक्ट गैस या आइडियल गैस कहते हैं? ये नहीं मालूम, पूरा लिख लेते हैं, अच्छी वाली होती होगी बिल्कुल। सुंदर मुंदर जो गैस, देखिए जो एक बायल का नियम होता है, एक चार्ल्स का नियम होता है, एक प्रेशर लॉ होता है, लेकिन ये लॉज कुछ हद तक कहीं ना कहीं डेविएट हो जाते हैं। लॉ मतलब वो गैसेस इस लॉ को फॉलो नहीं करती। बायल साहब ने क्या कहा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ल्स ने क्या कहा था, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। ये नियम थे, लेकिन होता क्या, जैसे हमने क्या कहा, कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया हमने, ठीक। अब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, नियमता होना चाहिए। लेकिन होता क्या, जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, तो क्या होता है, वो गैस डेविएट हो जाती है। ठीक है, नहीं समझिए, डेविएट मतलब उस नियम को फॉलो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती। इसीलिए जैसे जैसे आइडियल स्टूडेंट, अच्छी बात है, हमने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया, खड़े हो जाओ, स्ट्रेट डाउन, स्टैंड अप, मुर्गा बन जाओ, आइडियल कंडीशन, तो भाई एक समय आएगा फिर वो आइडियल नहीं रहेगा, वो कहेगा ऐसा है नवनम मुर्गा बड़े आए मास्टर। तो यानी कि बहुत ज़्यादा जब प्रेशराइज करोगे तो कोई भी होगा वो अपने पाथ से या उस नियम से डेविएट होना शुरू हो जाएगा। वही चीज़ चार्ल्स नियम के लिए है। तो जो आइडियल गैस होती हैं वो हर कंडीशंस में इन लॉज को 100% फुली फॉलो करती हैं, लगभग। नथिंग इज आइडियल हम जानते हैं, तो उन्हीं को परफेक्ट या आइडियल गैस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, देयर इज नो फ्रिक्शन इन द पिस्टन, पिस्टन में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, जो कि संभव नहीं है। मतलब दोनों जो आइडियल कंडीशंस मानी गई हैं वो संभव नहीं है। अब वो संभव नहीं, वो नहीं लिखोगे, नीचे लिखिए, हियर द सिलेंडर इज कॉल्ड डीजल सिलेंडर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हियर द साइकिल इज कॉल्ड, हियर द साइकिल, पीवी साइकिल इज कॉल्ड डीजल साइकिल। जैसे वहाँ पर आपने कार्नोट साइकिल पढ़ी थी, यहाँ पर डीजल ने कहा हम बना रहे हैं, कहा है कि कार्नोट, तो उन्होंने कहा है डीजल साइकिल है, डीजल साइकिल। अब हम डीजल साइकिल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, एक एक स्टेप बनाएंगे, उसको लिखवाएंगे, बस यही मेन है। ये जो कहानी हमने लिखाई है ये तो लिखनी है, लेकिन इसमें अगर 2-4-10% आप भूल भी गए बीच में, बस ये याद रखो कि भाई इसमें ये 3 वॉल्व होते हैं, ठीक है। और वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि वो उनकी एफिशिएंसी से डिससेटिस्फाइड थे और ऑटो को मुर्गा बना दिया उन्होंने, क्योंकि ऑटो के समय में ये रहे होंगे। ईयर तो वही लग रहा है 1876 और 1900 में, ज़्यादा फर्क थोड़े है। अब ऑटो 25 साल निपट गए हों, अलग की बात है, ठीक है। अब लिखिए डीजल साइकिल ऑन पीवी डायग्राम, DIESEL, डीजल साइकिल
ऑन पीवी डायग्राम। सावधान, ध्यान से पढ़िएगा डायग्राम। ये पीवी डायग्राम को कुछ और कहा जाता था। किसी भी साइकिल का जो पीवी डायग्राम होता था, इसका कुछ एक और नाम था ना, नहीं याद है। इंडिकेटर डायग्राम, याद है? इंडिकेटर डायग्राम याद है कि नहीं याद है? बोले नहीं, अब तो याद आ गया। आप बताए रहो, आप बताए रहो, याद आ जाते। सावधान देखो, स्टेप बाय स्टेप हम बताते जाएंगे। ये पीवी साइकिल है, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ठीक है। आपने गाड़ी स्टार्ट की तो इंजन किसी स्टेज में रहा होगा ना। जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो इंजन किसी स्टेज में रहेगा ना। अब जरा बिल्कुल याद करिए, ऑटो साइकिल लगभग वही है, यहाँ पर है, बस प्रेशर यहाँ कांस्टेंट किया जाएगा, ठीक है, सब कुछ वही है। वहाँ पर जो इनलेट के अंदर जो हम भेज रहे थे उस सिस्टम, उसमें एयर और पेट्रोल मिक्स करके भेज रहे थे। यहाँ पर केवल एयर भेज रहे हैं। तो वही डॉक्टर वाली सिरिंज, सबसे पहले कहीं पर भाई पिस्टन होता है ना, उसको धीरे से हम बाहर कर रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, किसी स्टेज पे वो रही होगी। इसके बाद हम यहाँ पहुँच गए ई से ए तक, ठीक है। तो नंबर 1 लिखिए ई टू ए, नंबर 1 लिखिए ई टू ए, मतलब ई से लेकर के ए तक जो हम ग्राफ खींचेंगे इसको क्या कहते हैं? तो लिखिए इट रिप्रेजेंट द इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम वॉल्व ए। अभी वॉल्व 3 देखे थे आपने, ए, ओ और ई। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको आप खींच रहे हो सिरिंज को, तो क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। और साइकिल कहाँ से कहाँ जा रही है? ई से लेकर के ए तक जा रही है। और जब ई से तब खींचोगे तो आप देखे होगा दवा अंदर जाती भाई, उसमें आगे क्या लगा देते हैं? आगे जो सुई होती है, सुई को घुसेड़ देते हैं दवा के अंदर। और जब उस सिरिंज को पीछे करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो अंदर क्या हो जाता है? अंदर वैक्यूम बन जाता है। वैक्यूम की वजह से क्या होता है? वो अंदर की ओर दबा आती है। तो यहाँ क्या आएगी? एयर अंदर आएगी। तो लिखिए इट रिप्रेजेंट्स द इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम वॉल्व ए एंड वॉल्यूम एंड इट्स वॉल्यूम चेंजेस टू V1। इसका वॉल्यूम कितना हो गया? V1 हो गया एंड टेम्परेचर T1। यहाँ क्या था हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ए पॉइंट पे हम आ गए, ए पॉइंट पे हम आ गए। यहाँ पर वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग स्ट्रोक। इसी को चार्जिंग स्ट्रोक कहते हैं। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग स्ट्रोक। बिल्कुल आप अपने दिमाग में वही डॉक्टर की सिरिंज वाला ही डायग्राम रखिएगा, वही सिलेंडर काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, सावधान। वहां आप क्या करते थे? ये पिस्टन खींचा, उसके अंदर क्या भर गई? गैस भर गई। वहां पर पेट्रोल भरता था, यहाँ गैस भर गई, एयर भर गई। एयर कैसी? आइडियल गैस, ठीक है। अब क्या करेंगे? उसको धीरे 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 हम अंदर की ओर प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन वाल्व बंद है, वाल्व लगा हुआ है। वाल्व का मतलब वन साइड केवल फ्लो हो रहा है। और अभी एग्जॉस्ट वाल्व खुला नहीं है, केवल एक ही वाल्व खुला था। एयर को अंदर ले लिया और दोनों वाल्व बंद है। और एयर जब अंदर आ गई तो वो वाल्व चूंकि एक ही साइड में फ्लो करता है, तो अभी बाहर एयर नहीं जाएगी जब उसको प्रेशराइज कर रहे हो। यानी यूं कहिए कि डॉक्टर सुई अंदर प्रेस कर रहा है, लेकिन आगे से दवा नहीं निकलने दे रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? सिस्टम यहां से यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, यानी इस रास्ते से। और हम बहुत 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 स्लो इसको ले जाते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। गाड़ी स्टार्ट करते हो तो इंजन का पिस्टन चलता ऐसे चलेगा, पिस्टन ऐसे अंदर पिस्टन जाएगा, तो पहिया भी ऐसे 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 घूमेगा। तो भी कितने देर में कहाँ पहुंचेंगे? खरगोश तेज चलेंगे ना। तो पिस्टन तो बहुत तेज चलता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे स्लो मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है? वॉल्यूम घट रहा है, लेकिन बहुत स्लो आप इसमें चेंज कर रहे हो। तो ये कैसा है? कंप्रेशन है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है। यानी ये कैसा कंप्रेशन है? एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। ये साफ साफ लिखिएगा, क्योंकि हमारे में तो गंदा ही है। और सिस्टम कहाँ पहुंच गया? ए से लेकर के बी तक पहुंच गया, ठीक है। तो दूसरा लिखिए ए टू बी। दूसरा ग्राफ हो गया ए टू बी।
तो लिखिए इट रिप्रेजेंट द कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। एयर इज कंप्रेस्ड, एयर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली। अबे टिकली ना लिखिएगा, बोले अच्छा सर के बाल में टिकली टिकली कर बोल रहे होंगे। एयर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2। यहाँ पर टेम्परेचर हो गया, थोड़ा और बड़ा कर दो, हो गया T1 T2 हो गया, एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, और वॉल्यूम यहाँ V2 हो गया। ठीक है, हम बी पे पहुंच गए, यानी ये एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेस हुआ है। ये मान लेते हैं कि जो हीट वहां पर जनरेट हुई वो बाहर नहीं गई, ये मान लिया गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से सावधान। अब आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा उसको कंप्रेस कर दिया है वो सिरिंज को, उसके अंदर क्या भरी थी, एयर, जिसको क्या दवा कह रहे हो। लेकिन अब कंप्रेस करते वक्त आपने क्या किया है, ऊपर का वॉल्व बंद कर दिया है, यानी अब गैस बाहर नहीं निकल पा रही है, लेकिन गैस को कंप्रेस कर दिया है। प्रेशर बढ़ गया है ना ये क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। अब प्रेशर बढ़ेगा और गैस को आप बाहर नहीं निकलने दे रहे हो तो गैस गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, हम बी से सी जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या फिक्स कर दिया आपने, थोड़ा डायग्राम को बड़ा बनाइए, हमने वो छोटा बनाया ना, यहाँ पर जगह है हमारे पास, इसलिए थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा बनाएंगे, क्योंकि उसमें लिखना भी हमको है, थ्योरी हम लिख नहीं रहे। जो लोग वीडियो केवल बनाते हैं इसके लिए वो तो थ्योरी लिखते हैं पूरी, अब हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ई से ए पहुंच गए थे, ए पे कितना था टेम्परेचर T1, वॉल्यूम कितना था V1। इसके बाद हमने क्या किया था, ऐसे कंप्रेस किया था, पहुंच गए थे बी पे, यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया था T2, वॉल्यूम कितना हो गया था V2। इसको हमने क्या कहा था, एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बी से सी जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए बी टू सी। अब देखो जा ध्यान से, अब आपने क्या किया, पिस्टन को खूब कस के दबा दिया है। ठीक है, लेकिन आगे से एयर निकल नहीं पा रही है, तो एयर बहुत गर्म हो गई है। तो बी से सी में हम क्या करेंगे, वाल्व ओ जो है ना उसको खोल देंगे थोड़ा सा। वाल्व का मतलब उससे बाहर एयर नहीं निकल सकती है, वाल्व लगा है, अंदर कोई चीज़ आ सकती है, तो उस वाल्व से हम क्या करेंगे, ऑयल को अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो लिखिए बी टू सी लिखिए, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेज when oil is sprayed into cylinder through the valve O, through the valve O। अब चूंकि आपने क्या किया, उसके अंदर ऑयल डाल दिया, डीजल डाल दिया, ठीक है, लेकिन वहां पर कोई भी जलने वाली चीज नहीं है, वो जैसे स्पार्क प्लग होता है, कहीं स्पार्किंग वहाँ नहीं हो रही है, कोई आग नहीं वहाँ जलाई जा रही है, वहाँ एयर है और एयर बहुत गर्म हो गई है, तो इसलिए वो एयर गर्म होने की वजह से वो क्या होता है, बर्न हो जाता है। तो लिखिए द ऑयल बर्न्स इमीडिएटली, द ऑयल बर्न्स इमीडिएटली, ऑयल बर्न्स इमीडिएटली। अब देखो जैसे ऑयल बर्न होगा वैसे क्या होगा, गैस का एक्सपेंशन होगा। हम प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, प्रेशर ना चेंज हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ता है। नहीं मालूम भाई, जैसे प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया तो क्या हो गया, हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो प्रेशर मेंटेन रहा। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ हम आ गए, बी से सी आ गए। तो लिखिए क्या लिखा, मेंटेन द कांस्टेंट, प्रेशर इज मेंटेन कांस्टेंट, द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T2 टू T3, टेम्परेचर T3 हो गया, एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V2 टू V3, वॉल्यूम V2 से V3 हो गया। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ा दिया ना,
वॉल्यूम बढ़ा दिया ना। अब क्या करेगा ये, प्रेशर क्या होगा, डाउन होता जाएगा। यहाँ तो प्रेशर कांस्टेंट है ना। अब क्या होगा, प्रेशर धीरे धीरे डाउन होगा और ये ग्राफ आपका यहाँ आएगा सी से डी। तो नेक्स्ट लिखिए, थर्ड है ये, थर्ड था बी टू सी, ये हो गया। फोर्थ है सी टू डी, सी से डी लिखिए। इट रिप्रेजेंट वर्किंग स्ट्रोक, it represent working stroke. The mixture of air and diesel oil, the mixture of air and diesel oil vapor expands adiabatically. expands, जब expand करेगा प्रेशर कम हो रहा है देखिए, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, अब बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जब आपने किया होगा तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई होगी ना, तो यहाँ पर Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई है। Q1 हीट कैसी हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। हीट बनी थी ना वहाँ पर, डीजल इंजन ने एब्जॉर्ब किया होगा ना। जब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर आपने वेपर भेजा था वहाँ से, ऊपर से डीजल भेजा था ना, डीजल जला था तो हीट जनरेट हुई होगी ना। तो हीट किसने एब्जॉर्ब कर ली, हमारे इंजन ने एब्जॉर्ब की ना, तो ये हीट एब्जॉर्ब हुई। अगर इसी पे Q1 लिख दोगे, अंडरस्टूड है, वो एब्जॉर्ब हुई होगी। क्या लिखा, it represents the working stroke, the mixture of air and diesel oil vapor expand adiabatically and temperature changes from T2 to T3 to T4 and volume V3 to V1, वॉल्यूम वहीं पहुंच गए हम देखिए। अब यहां पर क्या हुआ, ये एक्सपेंशन हुआ ना, एक्सपेंशन बोले तो हाँ, फिर वहीं उसी सामने आ गए, बिल्कुल उसके सामने आ गए। देखिए इसमें हुआ यूँ, देखो ध्यान से, ये आपके 3 वॉल्व थे। ये ए वॉल्व था जहाँ से एयर आपने अंदर डाली थी, एयर डालने के बाद वो वॉल्व बंद हो गया, क्योंकि यहाँ से एयर बाहर नहीं जा सकती। हमने क्या कहा, वॉल्व को मतलब वन साइडेड फ्लो होता है। जब आपने इसको कंप्रेस किया, आपका पिस्टन यहाँ तक आ गया, यहाँ तक पिस्टन आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ बहुत प्रेशराइज गैस भरी हुई है, इतनी प्रेशराइज हो गई कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से ऑयल को अंदर डाल दिया, वो ऑयल से ऑयल को अंदर डाल दिया। अब ऑयल बाहर नहीं निकल सकता यहाँ से, तो यहाँ से एकदम से ब्लास्ट हुआ और प्रेशर को फिक्स कर रखना है। तो थोड़ा सा ये क्या होगा, ये धीरे से नीचे आया, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या सिस्टम है, ये जो पिस्टन है इसमें से एक रॉड लगी हुई है, हमने क्या कहा था, इसमें से एक रॉड लगी हुई है पिस्टन में, और रॉड का संबंध किससे है, एक पहिए से है। जैसे हमने कहा ना, ये वो पैर से चलाने वाली जो मशीन होती है सिलाई वाली, उसमें पहिया लगा होता है, पहिए को घुमाता है वो, और पहिए में एक रॉड लगी होती है, रॉड ऊपर नीचे ऐसे करती है, ठीक है। तो जब नीचे आएगा तो ये पहिया घूमेगा, ये पहिया घूमेगा, तो पहिए का संबंध हमने क्या कर दिया है, अपने मोटरसाइकिल के पहिए से कर दिया है, या हमने अपनी गाड़ी के सिस्टम से कर दिया है। तो गाड़ी के पहिए को घुमाएगा, फिर ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है ना, तो यानी ये वर्क कर रहा है। लेकिन ये बहुत वैसे तो स्लो नहीं चलता है, क्योंकि हम वर्किंग समझा रहे हैं, थ्योरेटिकल, इसलिए स्लो बता रहे हैं, बहुत स्लो है, चलता बहुत फास्ट है ये, ठीक है भाई। जब आप गाड़ी देखिए, गाड़ी चलाइए, तो पता चला हम 100 की रफ्तार चल रहे हैं, मैंने देखा मेरा इंडिकेटर 100 पे, मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, देखा 4 गाड़ी आगे निकल गई, दूसरा वो 150 की रफ्तार चल रहे हैं। तो स्पीड से बहुत रहती है, बहुत तेज़ी से चलता है ये। तो ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब जब डी पे आ गया, ये काम कर चुका है, ठीक है, काम कर चुका है, तो ये वाला वॉल्व क्या होता है, ये खुल जाता है, ये जो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, ठीक है। तो लिखिए ये सी टू डी हो गया ना। अब लिखिए अगला पॉइंट 5 एट डी, जब हम डी पे पहुंचे तब क्या होता है, लिखिए एज द पॉइंट डी इज रीच्ड, एज द पॉइंट डी इज रीच्ड द एग्जॉस्ट वाल्व ओपन्स, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा तो वहां से धुआं बाहर निकलेगा। तो क्या निकलेगा, धुआं बिल्कुल आउटसाइड, नहीं वो नहीं लिखेंगे, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन्स। अब देखो, जब ये वाल्व खुल जाएगा, यहां से एयर निकलना शुरू हो जाएगी, तो प्रेशर डाउन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्रेशर डाउन हो गया ना, प्रेशर डाउन हो गया ना भाई। जैसे कोई बाल्टी में गया, बहुत खा लिया, बहुत खा लिया, बोले और खा लो, कहन थोड़ा सा
बहुत प्रेशर हो गया, तो कहीं थोड़ा सा निपट आओ जा करके, प्रेशर कम हो गया। नहीं, वो ना लिखिएगा यहाँ पर, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट बताते हैं कि सर घिनई बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम्पल फिट हो रहा तो वह डालते हैं। तो इसका प्रेशर डाउन हो गया तो कहाँ पहुँच गए हम? लेकिन देखिए सिलेंडर नीचे आ चुका है, पिस्टन नीचे आ चुका है, तो वॉल्यूम उसका कहाँ पहुँच चुका है? V1। अब ये नीचे नहीं जा रहा है, केवल हमने एग्जॉस्ट वाल्व खोल दिया, तो जो धुआं था वो क्या कहाँ चला गया? बाहर। तो इसका प्रेशर क्या हो गया? डाउन। लेकिन पिस्टन ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, पिस्टन वहीं पर है, यानी वॉल्यूम फिक्स है। तो सिस्टम कहाँ से कहाँ जाएगा बाद में? डी से ए, और डी से ए में वो क्या करेगा? हीट जितनी बचेगी वो कहाँ बाहर बाहर फेंकेगा ना। तो यानी कि ये आपकी जो Q2 हीट है वो कहाँ चली जाएगी? रिजेक्टेड। कहाँ पे? टू सिंक। सिंक में ये रिजेक्ट होगी। अब आपके लिए सिंक यहाँ पर क्या है? एटमॉस्फेयर है, ठीक है भाई। कार्नोट साहब ने तो सिंक के लिए डी से ए जा रहा है, यानी प्रेशर डाउन हो गया, लेकिन वॉल्यूम वही है ना। मतलब देखिए, जब यहाँ से ब्लास्ट हुआ, ये ब्लास्ट हो रहा है ना, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर उतना ही है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, हमने, ठीक है। अब वॉल्यूम बढ़ गया, डी पे पहुँच गए, काम हो गया, यानी हमारा पिस्टन थोड़ा सा नीचे आ गए, पहिए को उसने घुमा दिया। अब यहाँ गैस भर गई आकर के, तो हमने ये वाला वाल्व खोल दिया, तो यहाँ से धुआं बाहर निकल गया। जब धुआं बाहर निकल गया तो प्रेशर कैसा हो गया? डाउन हो गया, ठीक है। तो लिखिए, क्या लिखा? As the point D is reached, the exhaust valve opens and pressure drops to A. A पर आ गए, drops to A, and volume V1 remains constant. Volume V1 remains constant. And temperature decreases from T4 to T1. टेम्परेचर डिक्रीज हो गया T4 से T1। अब बताइए, ये साइकिल समझ में आ गई? अभी वापस यहीं पे हमको पहुंचना है। अब ये एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे हम। जब गैस बाहर निकल जाएगी तो गैस, अब देखो ध्यान से, यहाँ गैस बनी है, आपने एग्जॉस्ट खोल दिया, अपने आप थोड़ी बाहर निकलेगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये पिस्टन अंदर जाएगा तो ये धक्का मारेगा गैस को, यहाँ धुआं भरा हुआ है और धुआं बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर वहीं पे गाड़ी आगे खड़ी हो गई ई से। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट 6 है। 6 पॉइंट तो था एट डी तो हो गया था। अब ए टू ई वापस लौट के आ रहे हैं। तो नेक्स्ट लिखिए, ए टू ई रिप्रेजेंट द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो अब ये बात समझ में आ गई। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट जानते हो ना? एग्जॉस्ट क्या होता है? हाँ, एग्जॉस्ट फैन लगा होता है ना। तो ये आपकी डीजल साइकिल है। डीजल साइकिल बिल्कुल ऑटो साइकिल की तरह है। ऑटो साइकिल में क्या होता था? जब पेट्रोल बर्न होता था, जिसमें हीट वहाँ एब्जॉर्ब हो रही होती थी, उसमें वॉल्यूम फिक्स होता था, प्रेशर को हम जो है बढ़ाते थे। यहाँ प्रेशर फिक्स होता है, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, बस ये अंतर है, ठीक है। वहाँ पर जो इनलेट था, जब उसमें फ्यूल डाल रहे होते थे तो एयर भी डाल रहे होते थे और पेट्रोल का मिक्सर डाल रहे होते थे। एयर और पेट्रोल का मिक्सर पड़ता था, ठीक है। और उसको जलाता कौन था? जब कंप्रेस करते थे धीरे धीरे तो उसको जलाता था एक स्पार्क प्लग, जो वहाँ पर हीट जनरेट करता था, चिंगारी बनाता था। यहाँ पर क्या होता था? हम इनलेट में केवल गैस डालते हैं और गैस को जब कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने में क्या होता है? उसका प्रेशर बढ़ाते रहते हैं, प्रेशर बढ़ता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाती है। तब जब बहुत गर्म हो जाती है तब वहाँ से डीजल डालते हैं। तो डीजल वहाँ पर किसी स्पार्किंग की वजह से नहीं जलता है। वहाँ पर चूँकि गैस बहुत गर्म है इसलिए वो जल जाता है, ठीक है। इसके बाद जब जल जाता है तो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है सिस्टम पिस्टन नीचे आता है, वर्क करता है। वर्क करने के बाद ये वाला वाल्व खुल जाता है। वाल्व खुलने के बाद ये पहिया दोबारा घूम के गया तो रॉड को धक्का मारा तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहाँ वॉल्यूम कम हो जाएगा और ये जाकर के कहाँ पहुँच जाएगा? ये बाहर, गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। गैस बाहर निकल जाएगी तो फिर अपनी वही उसी स्टेज पे आ गया जहाँ से वो इंजन चलता था, फिर खींचेगा। तो कभी आप गाड़ी चलते देखो तो ऐसे पिस्टन आगे पीछे घुमा करता है। तो पिस्टन जब पीछे आता है तो यानी कि वो क्या घसीटता है? फ्यूल घसीटता है।
आगे जाता है तो कंप्रेस करता है, वहाँ जलता है, जलने के बाद फिर पीछे आता है, वर्क करता है, फिर आगे जाता है तो गैस बाहर करता है। एक बार पीछे आया, उसने फ्यूल लिया, आगे गया, फ्यूल को कंप्रेस किया, फ्यूल गर्म हो गया, वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने से उसका एक्सपेंशन हुआ, फिर पीछे आया, वर्क किया, और जब चौथी बार जाएगा तो गैस को बाहर निकालेगा। तो इस प्रकार से वो सिस्टम काम करता है। तो ये डीजल साइकिल समझ में आ गई। ठीक, अब हम बात करेंगे इसकी इफिशियंसी कैसे निकाली जाएगी। तो लिखिए इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन। इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन, थोड़ा इधर जगह ले लें, वो डायग्राम तो क्लियर हो ही रहा है ना। इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन, देखो इफिशियंसी का फॉर्मूला वही है 1 - Q2/Q1। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो हम गैस लेंगे वो 1 ग्राम लेंगे, पहली बात अपनी कैलकुलेशन की वजह से। ठीक है, तो लिखिए लेट 1 ग्राम ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इज टेकन। वर्किंग सब्सटेंस बोले तो गैस, बोले तो आइडियल गैस, 1 ग्राम ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, और ब्रैकेट लीजिएगा आइडियल गैस, इज टेकन। अब देखो, अब बताओ इस साइकिल में किस स्टेज पर हीट एब्जॉर्ब की जा रही है? बी से सी। तो हीट एब्जॉर्ब्ड कहां से कहां? फ्रॉम बी टू सी। बी से सी में हीट एब्जॉर्ब कितनी की है हमने? Q1। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? MC डेल्टा टी। M हो गया 1 ग्राम, C यहां क्या लिखा जाएगा? CP, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट, और डेल्टा टी कितना है? T3 - T2, T3 - T2। ठीक, ये हीट एब्जॉर्ब हुई जाकर के, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं। यहां पर वर्किंग सब्सटेंस ने काम कर लिया था, फिर वापस यहां पर आ गया था और गैस बाहर निकल गई थी। गैस बाहर निकली तो गैस कभी कहीं पर साइलेंसर से जब धुआं निकल रहा हो तो उसके आगे बैठ जाओ जाकर के, तो गर्म होता है ना धुआं। तो गर्म होने का मतलब क्या होता है? उसमें हीट है भी, हीट है ना, तो हीट की वजह से तो काम हो रहा था। इसका मतलब हीट कुछ न कुछ सिंक में रिजेक्ट की गई है। तो निकली क्वांटिटी ऑफ हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड कहां से कहां तक हुआ है? फ्रॉम डी टू ए, फ्रॉम डी टू ए। हीट रिजेक्टेड हो गई Q2, तो 1C होगा CV, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखिए ध्यान से, CV, और डेल्टा टी क्या होगा? T1 - T4, T1 - T4। ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिएगा। क्यों? नहीं तो लिखा तो हमने T4 - T1 ही लिखा है। वो एक्चुअली में हाई से कम होता है तो T4 - T1 कर दो, लिखा तो वही गया है T4 - T1, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा में कम माइनस कर दो तो ये करोगे नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो T4 - T1 कर दो, T4 - T1 कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Q2/Q1, द इफिशियंसी ऑफ इंजन, ये T4 - T1 केवल इसलिए किया गया है कि हाई टेम्परेचर से में से लो माइनस किया गया है। अगर आप पहले वाला ही माइनस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव आएगी वैल्यू। ठीक है, इफिशियंसी ईटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - Q2/Q1 होता है। तो यहाँ लिखोगे तो 1 - Q2/Q1 करोगे तो साथ सावधान, यानी आएगा CV T4 - T1 अपान CP T3 - T2। ठीक है, आ गया फॉर्मूला। इसको पहचानते हैं आप? क्या लिखा है? आर गामा, लेकिन गामा CP/CV होता है, तो ये 1/गामा लिखा है। तो यानी ये फॉर्मूला आ जाएगा 1 - 1 अपान गाम, क्या लिख रहे हो?
1 अपान गामा T4 माइनस T1 अपान T3 माइनस T2। ये इफिशियंसी का एक फॉर्मूला बना। इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दो, कोई 3 डाल दो, क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो, ठीक है। इसको ऊपर कहीं नोट कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमारी। अब हमको अपनी इफिशियंसी वॉल्यूम के टर्म में लानी पड़ेगी। टेम्परेचर को गायब करना है यहाँ पर। देखो ध्यान से, ए से लेकर के बी तक कंप्रेशन हुआ है ना, तो कंप्रेशन हुआ तो एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ है, तो लिखेंगे फॉर द एडियाबेटिक कंप्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से बी। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस लिख दो, चाहे एडियाबेटिक प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक हुआ है, और आपको वॉल्यूम दिया है और टेम्परेचर दिया है, प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर पे एडियाबेटिक रिलेशन क्या बताया गया था, टी टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, याद है, टी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में, अरे भाई पी टू पावर गामा है तो टी आके लिखेंगे ना, पी और वी के टर्म में भी था, टी और वी के टर्म में भी था, और पी और टी के टर्म में भी था, तीनों प्रूफ कराए गए थे। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा T1 V1, यहाँ T1 V1 है कि पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू पावर गामा माइनस 1। यहाँ से T1 निकाल लेंगे। एक्चुअली हम जितने टेम्परेचर हैं सबको T2 के टर्म में लिखेंगे, सबको T2 के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। और जब यहाँ सब टेम्परेचर रख देंगे और सब T2 के टर्म में होंगे तो टेम्परेचर कैंसिल हो जाएंगे, ये हम करना चाहते हैं। तो यहाँ से T2 निकाल दीजिएगा। तो T2 निकालेंगे तो क्या आएगा, T1 इंटू V1 अपान V2 टू पावर गामा माइनस 1। अगर इसको V2 से डिवाइड कर दोगे तो T1 ये आएगा 1 अपान V2 अपान V1 की पावर गामा माइनस 1। एक मिनट, हमें T2 निकालना है, T2 निकालना है ना, T1 निकालना, सॉरी T2 के टर्म में लाना है ना, T1 निकालना है, हमने कहा T2 के टर्म में लाना है। तो यहाँ T2 लिखा जाएगा और यहाँ V2 लिखा जाएगा, यहाँ V1 लिखा जाएगा, तो यहाँ V1 अपान V2 आएगा, V1 अपान V2 आएगा, यहाँ T2 आएगा। सबको T2 के टर्म में लिखना है। इसको पहचानते हैं V1 अपान V2 को पहचानते हैं, कल बताया गया था, उसमें ऑटो इंजन में था रो, यानी ये आएगा T2 1 अपान रो की पावर, थोड़ा जगह इसके अंदर घुस गया जा करके तो T1 की वैल्यू आ गई T2 इंटू 1 अपान रो की पावर गामा माइनस 1। इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दो 4, इस क्वेश्चन डाले रहो बस 4। जहां रो जो है उसको कहते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो, वेयर रो इज नोन एज एडियाबेटिक कंप्रेशन रेशियो। कुछ लोग इसको एक्सपेंशन कहते हैं, कुछ लोग कंप्रेशन कहते हैं। एडियाबेटिक कंप्रेशन रेशियो और V3 और V2 का जो रेशियो होता है, V3 और V2 का जो रेशियो होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो यहां लिख दीजिएगा एंड V3 अपान V2 जो है, यानी B से C तक का जो कॉन्सेप्ट है, फ्रॉम B टू C, इसको कहते हैं कंबस्टन एक्सपेंशन रेशियो। कंबस्टन COMBSUTION, क्या होगा, कंबस्टन नहीं होता है, COMBUSTION है ना ये, अरे वाह, कंबस्टन एक्सपेंशन रेशियो आ रहा उसमें, एक्सपेंशन रेशियो या इसको फ्यूल कट ऑफ रेशियो भी कहते हैं इसको, और इसका नाम है, यहां लिखे दे रहे हैं, ये यहां के नीचे लिखा हुआ है फ्यूल कट ऑफ रेशियो। कहां से कहां तक, फॉर B टू C, फॉर B टू C, B से C के लिए इसकी वैल्यू है, और इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं,
डिनोटेड बाय स्मॉल ई। इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको स्मॉल ई लिखते हैं, इसको स्मॉल ई लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो इफिशिएंसी है वो स्मॉल ई और गामा के, इसमें रो के टर्म में आएगा, इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी T1 की वैल्यू आ गई, हमको T1 T2 T1 भी निकालना है, T4 निकालना है और T3 निकालना है। किसके टर्म में? T2 टर्म में। उठा के रख देना, यही कहानी बतानी है। इसको कहीं लिख लेते हैं ऊपर। अब जरा देखो ध्यान से, B से C तक प्रेशर कांस्टेंट है ना, और प्रेशर कांस्टेंट में चार्ल्स का नियम लगा सकते हैं। फ्रॉम B टू C, फ्रॉम B टू C, P is constant, P is constant, so by Charles law, by Charles law क्या होता है चार्ल्स लॉ? और वैसे भी समझ लीजिएगा, PV बराबर RT होता है, P कांस्टेंट है ना, और R गैस कांस्टेंट है। इधर देखिए, R गैस कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो V अपान T बराबर R अपान P, और R अपान P कांस्टेंट है कि नहीं है? तो R अपान P कांस्टेंट है, तो V1 अपान T1 बराबर V2 अपान T2 हो जाएगा। चलिए यही चार्ल्स लॉ ही था, हम इससे समझाने से बेहतर है चार्ल्स लॉ लगा दें। तो बाई चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है कि V और T का यहाँ रेशियो और V और T का यहाँ रेशियो सेम होता है, यानी कि V2 अपान T2 इज इक्वल टू V3 अपान T3। और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पर T3 निकालना है। हमने क्या कहा है? T4 T1 T3 सबकी वैल्यू T2 के टर्म में निकाली है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ से T3 निकालो, तो यहाँ से T3 की वैल्यू क्या निकलेगी? T3 आएगा आपका T2 इंटू V3 अपान V2, और V3 अपान V2 अभी कुछ बताए हैं आप, कंबस्टन एक्सपेंशन रेशियो स्मॉल ई, मतलब T3 की वैल्यू क्या आ गई? T2 इंटू स्मॉल ई। इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दो 5, तो T3 की वैल्यू भी T2 के टर्म में आ गई। यहाँ लिख देते हैं अलग कहीं, इसको रब करेंगे ना, T3 की वैल्यू आ गई T2 इंटू ई, इसको एक क्वेश्चन नंबर 5 डाल दिया, क्योंकि डायग्राम रब नहीं करना चाहते हो, बाद में रब होगा, अभी फिलहाल नहीं रब होगा। हो गया काम खत्म। अब कौन सा टेम्परेचर चाहिए? T4 का चाहिए, T4 चाहिए ना, T1 निकल चुका है भाई, T1 निकल चुका है, T3 निकल चुका है, अब T4 चाहिए। अब T4 के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, C से D एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, कहाँ से कहाँ? प्रोसेस फ्रॉम C टू D। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन बताया था अभी हमने? TV की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आएगा T4 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T3 V3 की पावर गामा माइनस 1। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ तो T2, अब T2 नहीं है तो हम क्या करें? जब T2 नहीं आया तो हमारी मजबूरी, हम तो वही करेंगे जो हमारे पास प्रोसेस है। अब T2 लाने के लिए हम यहीं पर दौड़ते रहें, अब यहाँ तो T2 नहीं आने वाला है ना, तो हम फिलहाल T4 निकालते हैं। तो यहाँ से T4 की वैल्यू क्या निकलेगी? T4 की वैल्यू निकलेगी T3 इंटू V3 अपान V1 की पावर गामा माइनस 1। अच्छा, जरा थोड़ा एक दिमाग लगाइएगा, T3 लिखा नहीं दो। अच्छा, T3 लिख चुके हैं ना आप, वो बाद में रखेंगे, T3 लिखा रहने दो। V3 अपान V1 को हम V3 अपान V2 कर दें, V3 अपान V2 कर दें इंटू V2 अपान V1 कर दें। कोई दिक्कत होगी आपको? तो ये हो गया T3, और V3 अपान V2 क्या होता है? E होता है, E होता है, और V2 अपान V1 क्या होता है? 1 अपान रो होता है, ये 1 अपान रो होता है की पावर गामा माइनस 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? T3 इंटू ई की पावर गामा माइनस 1 अपान रो की पावर गामा माइनस 1। अभी तो T2 की टर्म में लाना है, तो T3 कहीं और दिख रहा है आपको? ये भाई साहब है। अब डायग्राम रब कर दें, डायग्राम काम खत्म हो गया। तो T3 को उठा के यहाँ रख दो, T3 को उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए। तो T4 की वैल्यू क्या आ गई? T3 क्या रखेंगे? T2 इंटू ई,
इंटू ई की पावर गामा माइनस वन अपान रो की पावर गामा माइनस वन। अच्छा, ये ई की पावर वन यहाँ प्लस हो जाएगी तो आएगा T2 इंटू ई की पावर गामा अपान रो की पावर गामा माइनस वन। अब बताइए T1 की वैल्यू T2 के टर्म में, T3 की वैल्यू T2 के टर्म में और T4 की वैल्यू T2, सबकी वैल्यू T2 के टर्म में आ गई। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर, पुटिंग T1, T3, T4 इन इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 6 डाल दो। तो आप लिखेंगे बाई इक्वेशन 4, 5 एंड 6 पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 3। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? एक तो बुक में किया गया है, दूसरी चीज हमको जो वैल्यू लानी है वो रो और ई के टर्म में लानी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि हमको जब गाड़ी खरीदते हैं तो वहाँ पर ये बताया जाता है इतने सीसी का इंजन है, वॉल्यूम बताया जाता है, ठीक है। तो हमको हर चीज़ वॉल्यूम के टर्म में लानी है और वॉल्यूम के टर्म में ही आपका रो और ई है, उसी को तो कहा गया वॉल्यूम के टर्म में। तो नोट करो जरा इसकी वैल्यू, रखो जरा वैल्यू, देखो जरा ध्यान से, सावधान। अब वैल्यू थोड़ा सा रखते वक्त सावधानी और एहतियात कहा जाता है, एहतियात कहते हैं ना उर्दू में, तो एहतियात बरतिएगा। देखिए ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान गामा बड़ा सा ब्रैकेट। T4 की वैल्यू कितनी है? T4 की वैल्यू है T2 इंटू ई टू पावर गामा अपान रो टू पावर गामा माइनस वन, यही है ना T2 की वैल्यू? हाँ ठीक है। माइनस T1 की वैल्यू क्या है? T2 इंटू 1 अपान रो टू पावर, ऐसा करो इसको अच्छा लिखा रहने दो, कि पावर गामा माइनस वन, ठीक, होल अपान। T3 की वैल्यू क्या है? T3 की वैल्यू है T2 इंटू ई और माइनस T2 ही रहेगा। समझ में आई बात यहाँ तक? अब देखो 1 माइनस 1 अपान गामा, वहाँ से ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, एक तो T2 कॉमन दिख रहा है और दूसरे 1 अपान रो टू पावर गामा माइनस वन कॉमन दिख रहा है। तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा ई टू पावर गामा माइनस वन बचेगा और अपान से क्या कॉमन है? T2 कॉमन है, तो बचेगा ई माइनस वन। ये T2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1 माइनस 1 अपान गामा इंटू 1 अपान रो की पावर गामा माइनस वन ई टू पावर गामा माइनस वन अपान ई माइनस वन। इट इज द एफिशिएंसी, तो लिख दो इट इज द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। देखो कुल मिलाकर के अगर ध्यान से देखिए आप, गामा CP पान CV होता है, ठीक है, और रो की वैल्यू भी वॉल्यूम के टर्म में होती है और ई को भी वॉल्यूम के टर्म में लिखते हैं। तो अगर आपको अपनी गैस का अपने जो आपका जो इंजन है उसका वॉल्यूम मालूम हो जाए कि कितने वॉल्यूम से कितने वॉल्यूम की जो काम कर रहा है, ठीक है, और कितनी हीट का वो लेता देता है, उससे गामा निकल आएगा। गामा CP पान CV होता है ना, तो उसकी इफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। तो ये आपका डीजल इंजन साहब की इफिशिएंसी निकालने का तरीका है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे बाद में पेट्रोल इंजन की। कुछ वैसा ही इंजन है, वहाँ भी 3 ही वो होते हैं, कुछ और वर्क उसमें बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बारे में जो पेट्रोल की गाड़ियाँ चलती हैं वो किस प्रकार से चलती हैं, जो डीजल की गाड़ियाँ चलती हैं वो इस कंसेप्ट पे चलती हैं, ठीक।